Good evening everyone, welcome to my YouTube channel. As you already know, हमने इंग्लिश सेक्शन को स्टार्ट किया है एंड हम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से अपनी सेक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं. मैंने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ. मेरा फर्स्ट लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करता है और हमने कुछ 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिस्कस किया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके पास हैं वो हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. फर्स्ट 5 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम कुछ नेक्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है प्रेपोजिशन. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को कंसीडर कर लें, उस वीडियो को स्टडी कर लें, देन आप आगे वीडियोस को प्रोसीड करें. सो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है कुछ भी ऐसे वर्ड्स या कुछ भी ऐसे फ्रेज जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं ताकि वो एक सेंटेंस में उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, मतलब एक रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ देयर इज़ अ काउ, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड. सो यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है वो है काउ, और काउ हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. बट बात हो रही है कि काउ कहाँ पर है? काउ फील्ड में है. ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज़ हुए और जिन्होंने हमारे सेंटेंस को डायरेक्शन प्रोवाइड की, उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. सो प्रेपोजिशन क्या होता है? वर्ड और फ्रेज that is used before noun or pronoun to show place, time or direction. सो आई होप आपको प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अभी तो हम इसको थोड़ा ब्रीफली कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन मैं आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है. नेक्स्ट आता है कंजक्शन. सो कंजक्शन हमारा 7th नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है. कंजक्शन की अगर हम बात करें तो हम कंजक्शन को 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं. फर्स्ट आते हैं स्टार्टर्स एंड सेकेंड आते हैं कनेक्टर्स. ठीक है, अब स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स का क्या काम है? पहले जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन क्या करता है? 2 सब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइन करवाता है. सो कंजक्शन का जो मेन काम है, इसको ऐसे वर्ड्स बोला जाते हैं जो यूज़ होते हैं 2 वर्ड्स को या फिर 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करवाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, 2 वर्ड्स हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी. अब ये दोनों सब्जेक्ट किसी वर्ड से कनेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए. इन्हीं वर्ड्स को, जो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है कंजक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, शी इज ब्यूटीफुल बट dishonest. It means वो सुंदर तो है, शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या है? वो डिसऑनेस्ट है. तो यहाँ पे मेरे पास 2 वर्ड्स थे. फर्स्ट वर्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड सेकेंड वर्ड इज़ डिसऑनेस्ट. तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो ज्वाइनिंग वर्ड था, दैट इज़ बट. तो इसीलिए ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, ये कनेक्टर का काम किया इसने, और ये हमारे लिए कंजक्शन बन गया. उसी तरह स्टार्टर्स होते हैं. स्टार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा बोल देंगे, although
she is rich, yet she needs to work hard. हालांकि वो अमीर है, although she is rich, yet she needs to work hard, लेकिन फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी. तो मैंने अपने सेंटेंस को although से कनेक्ट करवाया, although से स्टार्ट करवाया एंड देन yet से कनेक्ट करवाया. ठीक है, तो although ने यहाँ पे एज अ स्टार्टर का काम किया और yet ने यहाँ पे कनेक्टर का काम किया. सो बेसिकली कंजक्शन में स्टार्टर्स भी एक्ट करते हैं और कनेक्टर्स भी एक्ट करते हैं और दो सेंटेंसेस या फिर दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करवाते हैं. आई होप आपको कंजक्शन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन. अब इंटरजेक्शन क्या होता है? आपने बहुत बार ऐसे कुछ सेंटेंस सुने होंगे जो एक आपकी सर्टन फीलिंग को डिफाइन करते हैं. सर्टन फीलिंग का मतलब क्या है कि सर्टन फीलिंग ओ वी लॉस्ट द मैच. Hurrah, we won the match. So हमने देखे दो sentences. First sentence is oh we lost the match. Second is hurrah, we won the match. तो आपने दो words को यहाँ पे यूज किया. First word is oh, second word is hurrah. It means दोनों words को स्टार्ट करने से, दोनों वर्ड के यूज ने आपके सेंटेंस की फ्रेमिंग की आपके सेंटेंस की टोन ही चेंज करके रख दी. जब आपने ओ वर्ड का यूज किया और आपने बोला वी लॉस्ट द मैच, ठीक है, हम हार गए, लेकिन जब आपने खुशी से हुर्रा वर्ड यूज किया मीन्स वी वॉन द मैच, तो आपने दो अलग अलग इंटरजेक्शन का यूज किया अपनी सडन फीलिंग को डिफाइन करने के लिए. सो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वैसे वर्ड्स जो आपकी सडन फीलिंग को डिफाइन करते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. हमने लास्ट वीडियो और करंट वीडियो में ऑल दी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया. वन बाय वन हमने इसको पढ़ा, इसके बारे में समझा, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग ली. बट मैं आपको हर एक वीडियो डिटेल में करवाने वाली हूँ एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. आपको पता होगा कि हमारे अगर हम एसएसबी की बात करें, हम एसएससी की बात करें या फिर हम बैंकिंग की बात करें, एनडीए, सीडीएस, तो सब में इंग्लिश सेक्शन तो आता ही आता है. तो क्या होता है कि वोकैब के अलावा हमारी आधी जो सेक्शन होती है वो हमारी ग्रामर पे बेस्ड होती है. लाइक रीअरेंजमेंट अगर आ जाए, जिसको हम पैराजंबल्स बोलते हैं, तो उसमें भी हमें ग्रामर रिक्वायर्ड है. हमें पता होना चाहिए कि कनेक्टर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कहाँ पे स्टार्टर एक्ट कर रहा है, वर्ब एडवर्ब कहाँ पे लग रहे हैं, क्या सेंटेंस की फ्रेमिंग करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए यूज़फुल है. प्लस एरर डिटेक्शन के लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहता है. उसके अलावा अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, लाइक क्लोज टेस्ट क्या होता है कि पैसेज बेस्ड आपको फिलर्स की फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसके लिए ये यूज़फुल है. मैच द फॉलोइंग के लिए ग्रामर आपकी बहुत यूज़फुल रहने वाली है. सो ये सारा पार्ट कंबाइन होके ग्रामर में आता है. अभी तो हमने कुछ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, लेकिन उसके अलावा मॉडर्न ग्रामर में एक और टॉपिक आजकल कंसीडर किया जाता है और उस टॉपिक को बोला जाता है डिटर्मिनर्स. सो डिटर्मिनर्स में आपने क्या देखे, अगर आपने कभी सिलेबस आपका कंसीडर किया हो, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बेसिकली 8 हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर्स आजकल डिटर्मिनर्स को इंक्लूड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. और डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे एन, द, मच, लिटिल, few, always, each, every, then one,
फर्स्ट, एट्सेट्रा। सो ये जो सारे वर्ड्स आते हैं ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ए एंड द तो आपने बचपन में आर्टिकल्स में पढ़ा था। हाँ, ये आर्टिकल में आते हैं, बट इनको इंक्लूड करते हुए आर्टिकल्स प्लस ये जो मच, लिटिल, फ्यू, ऑलवेज है, ये वर्ब ये एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स में आते हैं। सो बेसिकली क्या माना गया कि बहुत सारे ट्रेडिशनल ग्रामर्स जितने भी डिटर्मिनर्स हैं एक्सेप्ट ए एन और द को क्लास करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं एज एडजेक्टिव्स। सो आपने देखा कि डिटर्मिनर्स में सब कुछ आ रहा है, इसमें आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और इसमें एडजेक्टिव्स भी आ रहे हैं। सो ये सारे मिलके डिटर्मिनर्स फॉर्म करते हैं। सो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, बट हम डिटर्मिनर्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स आपके जो मीनिंग है आपके नाउन का, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, उसको लिमिट कर देते हैं, उसको और ज़्यादा बताते हैं कि भाई क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारा डिटर्मिनर्स में आएगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ऐसे नहीं बता सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप किसी भी वर्ड का डिफाइन नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल वो एक सेंटेंस में फ्रेम्ड हो या ना हो, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि अभी हमने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो स्टडी कर लिए। सो लेट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज दे अराइव्ड soon after. Next sentence is they arrived after us. And third sentence is they arrived after we had left. सो हमने 3 सेंटेंसेस को देखा और तीनों सेंटेंसेस में हमने एक वर्ड का यूज़ किया, दैट इज़ आफ्टर। सो आफ्टर आपकी नज़र में क्या है? अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा प्रेपोजिशन, तो आपने आफ्टर, बिफोर, इन, ऑन, ऑफ, इन सारों को आप एज अ प्रीपोजिशन लेते हो। बट इन 3 सेंटेंसेस में आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में दे अराइव्ड कब? सून आफ्टर। तो इस अराइव को, ये जो अराइव्ड वर्ड था, ये जो वर्ब था, इसको यहाँ पे क्वालिफाई किया किसने? आफ्टर ने। और जो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आफ्टर वर्ड ने एज अ एडवर्ब काम किया, क्योंकि इसने वर्ड अराइव्ड को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। सेकेंड वर्ड इज दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद में आए, ऐसा ही है ना। दे अराइव्ड आफ्टर अस, तो हमारे बाद में क्या होता है? बाद में आफ्टर यहाँ पे क्या एक्ट किया? प्रेपोजिशन। बिकॉज ये किससे पहले यूज हुआ? अस क्या है? अस है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड लगता है उसको हमने पढ़ा कि वो प्रेपोजिशन होता है, तो वो हमारे बाद आए, ठीक है। तो अस से पहले आफ्टर ने यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम किया। थर्ड सेंटेंस में दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो आए, पर कब आए? जब हम जा चुके थे, ठीक है। वो हमारे जाने के बाद आए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस था और यहाँ पे ये एक दूसरा सेंटेंस था। इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन किया वर्ड आफ्टर ने, और आफ्टर ने यहाँ पे किसका काम किया? कनेक्टर का। और कनेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन। आई होप आपको इस 3 एग्जाम्पल से पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लैरिटी हो गई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसी भी वर्ड का डिफाइन नहीं कर सकते जब तक वो एक सेंटेंस में फ्रेम्ड ना हो। सो आई होप आपको मेरा सेकेंड लेक्चर पसंद आया और आप इसको स्टडी भी करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज़ कीप
liking and please subscribe the channel. Thank you so much.